जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आज के इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे। अगर आप इन 15 सवाल को पढ़ लेते तो भाई 100% कह रहे हैं कि अब की बार के एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमने भाई एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी पार्ट को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सब भाई एनसीईआरटी पर आधारित है, और एग्जाम में ये सवालें कई बार पूछी गई हैं, जो कि राजीव क्वेश्चन बैंक हो गया, अनसॉल्व, इन सब में देखकर हम जो है क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आप सभी सवाल को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए हम देखते हैं, और ध्यान दीजिएगा भाई, हम जितनी भी सवाल बताते हैं सबका सब आसान से आसान तरीके से बताते हैं। और भाई आप किसी भी राज्य से हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप में एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी सवाले आप में हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए भाई वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले नंबर हमें सवाल दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ये सवाल पूरे 6 नंबर की आती है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, मतलब क्या है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए, अगर हम अंश में एक जोड़ेंगे और हर में से एक घटाएंगे तो भाई इससे पहले हमको अंश और हर पता तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें अंश और हर पता नहीं है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना अंश यक्स है, माना अंश यक्स है तथा हर वाई है। हर कितना है? वाई है। जब अंश यक्स है, हर वाई है, तब हमारी भिन्न क्या होगी? भिन्न होगा अंश बटा हर, यानी कि ऊपर यक्स और नीचे क्या हो गया? वाई। ये हमारी भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ पर हम डालेंगे प्रश्नानुसार। क्या डालेंगे? प्रश्नानुसार। मतलब ये प्रश्न में क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से लिखेंगे। बोला है कि अंश में एक जोड़ दे, मतलब जो यक्स बटा वाई है उसी को यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद अंश में हम एक जोड़ देंगे, हर में से एक घटा देंगे। तब अगर ऐसा करते हैं तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है, मतलब इसके बराबर में एक हो जाएगा। इसके बटे में भी हम एक मान कर तिरिया गुणा कर लेते हैं। एक से गुणा कराएंगे तो यक्स प्लस 1 होगा, इधर से तिरिया गुणा कराएंगे तो वाई माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा भाई? यक्स वाई को इधर लेकर आएंगे, माइनस का वाई होगा, पक्षांतर कर दिए तो वाई उधर चला गया, तो यहाँ पर बचा है -1। ये +1 है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -1। यक्स माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा -2, और ये बनेगा हमारा समीकरण 1। क्या बनेगा? समीकरण 1 बनेगा। हम आएंगे पुनः, कहाँ आएंगे? पुनः। फिर से देखते हैं इसमें क्या बोला है। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, इतना हो गया। अब उसके बाद यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। क्या बोला है? हर में एक जोड़ दें, मतलब भिन्न तो वही रहेगी, लेकिन हर में एक जोड़ना है। भैया इसमें अंश की बात ही नहीं किया है, अंश की बात नहीं किया है। क्या बोला है? हर में एक जोड़ देना है। तो हर में अगर हम एक जोड़ते हैं तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है। तो 1 कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। तो आइए यहाँ पर 1/2 किए हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो 2x होगा, और इधर से गुणा कराएंगे 1 से तो y + 1 ही होगा। तो ये 2x, y जो है आगे प्लस में है तो ये इधर आएगा, माइनस का y होगा इक्वल प्लस का 1, यानी कि ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, यहाँ पर -y है, यहाँ पर -y है, मतलब y एक एक मिल रहा है, लेकिन दोनों माइनस में है। जब दोनों सेम चिन्ह का होता है तो हमें घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स माइनस वाई इक्वल में -2। अगला क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल का 1। अब इसको जब घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में है, प्लस में है, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स में 2x, ये माइनस का है तो ये प्लस में है, तो ये माइनस का यक्स आएगा, और ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स बराबर कितना होगा? 3 होगा। यक्स बराबर कितना होगा? 3 होगा। अब उसके बाद यक्स का मान हम समीकरण 1 में या फिर 2 में रख कर, यक्स है तो y निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण
एक से, समीकरण एक में रखेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, यक्स माइनस वाई, तो यक्स की जगह पर कितना करेंगे 3 माइनस वाई इक्वल में माइनस का 2, ये होगा माइनस वाई इक्वल में माइनस 2, ये 3 जो है आगे भाई प्लस मानेंगे, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस जुड़कर माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कटेगा तो ये वाई बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स और वाई निकल आया है, लास्ट में लिखेंगे अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट या अतः भिन्न बराबर यक्स बटे वाई था, तो यक्स के जगह पर 3 और वाई के जगह पर 5, यानी कि जो भिन्न है वो 3/5 होगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। ध्यान देना भाई, एनसीईआरटी से संबंधित आप एनसीईआरटी वाली बुक में अगर आप देखेंगे ना तो इस प्रकार की सवाल जो है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 4-5 सवाल है, तो भाई 4-5 सवाल है तो कम, और वैसे भी एनसीईआरटी में ज़्यादा सवाल होती नहीं है, अगर 4-5 सवाल यही भरा है इसका मतलब पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी जो है आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, मतलब ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहा, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है, ठीक। फिर बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पूछा है नूरी और सोनू की आयु बताना है, आयु का मतलब वर्तमान आयु बतानी है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम मानते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, कितना है यक्स वर्ष है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे तथा अगला क्या है सोनू है, तो सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष है, एक को यक्स मान लिए अगले को क्या मान लिए वाई मान लिए। अब यहाँ पर आएंगे प्रश्नानुसार, कहाँ आएंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार से पहले क्या हो रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे यहीं पर 5 वर्ष पूर्व के लिए, क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व के लिए। ध्यान से सुनिएगा, जब 5 वर्ष पूर्व की बात आएगा तो यहाँ नूरी है और अगला क्या है सोनू है, तो नूरी यक्स 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए नूरी की आयु जो होगा यक्स माइनस 5 होगा, और जो सोनू होगा ये भी 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष इसमें घटेगा। पहले का मतलब इसे मान लीजिए भाई, अगर आप इस वक्त अगर आप 14 साल के हैं तो 5 साल पहले कितना रहे होंगे 9 साल के रहे होंगे, मतलब घटाना पड़ा कि नहीं, वैसे यहाँ पर भी घटाना है, ठीक। अब इतना किए, क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, मतलब सोनू की आयु, सोनू कौन सा है वाई वाला, तो सोनू की आयु का तिगुना मतलब 3 से गुणा था, ठीक हो गया। यहाँ से समीकरण बनेगा यक्स माइनस 5 इक्वल 3y, 3 का अंदर गुणा कराएंगे 3 × 5 = 15, इतना ध्यान दीजिएगा गुणा कराना है। ये 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल माइनस का 15 यहाँ पर बचेगा, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 5 होगा। यक्स माइनस 3y इक्वल में घटाने पर ये माइनस का 10 आएगा, और यही हमारा बनेगा समीकरण 1। अगला यहाँ पर देखिए पुनः क्या बोला है 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर पुनः क्या है 10 वर्ष पश्चात के लिए क्या लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात के लिए। जब 10 वर्ष पश्चात आएंगे, जैसे यहाँ 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 घटाए थे, वैसे पश्चात का मतलब आगे, तो यहाँ पर 10 वर्ष है तो भाई 10 दोनों में क्या हो जाएगा जुड़ेगा, y प्लस यहाँ पर भी क्या होगा 10 होगा। कितना गुना बोला है आइए इसको हम सवाल में देखते हैं। तो बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, कितना नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कितना होगा 2 गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 से गुणा होगा, तो ये यक्स प्लस 10 बराबर का 2y, 2 से गुणा कराएंगे 2 × 20, तो यक्स ये इधर आएगा तो माइनस का 2y होगा इक्वल 20, ये 10 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो यक्स माइनस 2y इक्वल का 20 में 10 घटाएंगे 10 हो जाएगा, जो कि ये हमारा बनेगा क्या भाई समीकरण 2 बन जाएगा। अब हमें समीकरण 1 और 2 से यक्स और y का मान निकालना है। क्या निकालना है यक्स और y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में देखो तो यहाँ पर एक ही यक्स है, यहाँ पर भी एक यक्स है, जब दोनों प्लस में है मतलब जब दोनों सेम चिन्ह में हो तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में घटाना पड़ता है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर, क्या लिखें, घटाने पर। तो समीकरण 1 लिखिए कितना है, यक्स माइनस 3y है इक्वल का -10 है। समीकरण 2 कितना है, यक्स माइनस 2y इक्वल का 10 है। घटाते समय ये माइनस होगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस वाला प्लस होगा और ये प्लस वाला माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यक्स से यक्स कटा, -3y है और यहाँ पर +2y है, तो -3y में से प्लस का 2y हटाएंगे तो माइनस का y होगा इक्वल -10 तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ध्यान देना, माइनस से माइनस कट जाएगा बाद में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20। y बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। y बराबर 20 हो गया, ये y बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख कर यक्स का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया यक्स माइनस का 3 गुणे y के जगह पर कितना है, 20 इक्वल का -10, यक्स माइनस 20 तिहाई कितना होगा, 60 इक्वल का -10, यक्स बराबर -10, इधर आएगा प्लस का 60, तो यक्स बराबर कितना आएगा भाई, 60 में 10 घटाएंगे 50 होगा। यक्स का मान कितना आ गया, 10 आ गया। यक्स का मान नहीं 50 आया, यक्स का मान कितना आ गया भाई, 50 आया। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर नूरी की वर्तमान आयु कितना माने हैं, यक्स वर्ष माने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नूरी की, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितना है भाई, यक्स माने हैं तो यक्स की जगह 50 है तो 50 वर्ष है, कितना है, 50 वर्ष है। तथा अगला क्या था, सोनू, तो यहाँ पर लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, वाई था तो वाई की जगह पर कितना है, 20 वर्ष, 20 वर्ष है, यानी कि 50 के ये हैं और सोनू कितने का है, 20 वर्ष का है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान देना, एनसीईआरटी में भी भाई आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आपका है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम देर नहीं करते हैं, हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 जो है भाई आपके सामने है, जो कि आप इस सवाल को देखकर भाई पहचान सकते हैं कि ये चैप्टर 3 का लिया गया है। चैप्टर 3 की सवाल है, जो कि आपने इसके पहले 2 सवाल देखे और ये सवाल है, ये 3 सवाल ऐसी सवाल हैं कि इन 3 में से तो हर बार भाई हम तो ये नहीं कहेंगे तीनों का तीनों पूछेगा, लेकिन हाँ इन तीनों को अगर आप पढ़ लेते तो भाई इसमें से 2 सवाल या फिर 1 सवाल कन्फर्म है, पूछा ही पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखा भाई अगर 3 सवाल पढ़ने पर भी अगर एग्जाम में आ जाता है बहुत बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 15-20 सवाल क्या भाई आप 10-15 वीडियो भी देख लेते हैं फिर भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान देना 3 सवाल को इस 3 में से 1 तो कंफर्म पूछा जाएगा। बाकी यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें क्या बोला गया है, बोला है कि 2 दिया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 12 है। जैसे यहाँ 6 6 66 है तो इसके अंकों का योग 6 6 कितना होगा, 12 हो जाएगा जोड़ने पर। जैसे मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 5 ये भी 12 होगा, 5 7 ये भी 12 होगा, लेकिन भाई क्लियर नहीं है कि आखिर कौन सी संख्या है। आगे हम देखेंगे तो पता चलेगा हाँ भाई कोई किस संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पर चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो यहाँ पर हमको अंक नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई होगा और एक दहाई होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या में इकाई का अंक यक्स तथा दहाई का अंक y है। इकाई का अंक यक्स और दहाई का अंक y है। तो यहाँ से जो संख्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी, इकाई की जगह पर कितना है, यहाँ पर देखिए इकाई की जगह पर कितना है, यक्स है, दहाई की जगह पर कितना है, y है। तो इकाई की जगह पर है तो 1 से गुणा कराओ तो यक्स का नाम यक्स, और दहाई के स्थान पर है 10 से गुणा कराओगे 10y, यानी कि जो संख्या बनकर आएगा वो 10y प्लस में यक्स आएगा। कितना आएगा, 10y प्लस का यक्स आएगा। यहाँ पर देखिए फिर क्या बोला है, अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अंकों को परस्पर बदलने से जो संख्या प्राप्त होगी, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अंकों को परस्पर स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। जब अंकों को बदलेंगे तो अंक बदलेंगे भाई, जहाँ यक्स है वहाँ, जहाँ वाई है वहाँ यक्स, और जहाँ वाई है वहाँ, मतलब जहाँ वाई है वहाँ यक्स और जहाँ यक्स है वाई, मतलब इसी को बदलना है, अंक को बदलना है, बाकी स्थान नहीं बदलना है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या कितना आया है, 10x प्लस y, प्राप्त संख्या।
फिर क्या बोला, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। दी गई संख्या क्या था भाई, दी गई संख्या कितना है 10y प्लस x। तो ये दी गई संख्या से 18 क्या है, अधिक है। दी गई संख्या से 18 क्या है, अधिक है। बीच में क्या लगेगा, बराबर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, हाँ इससे पहले भी कुछ बोला है, अंकों का योग कितना है, 12 है। तो यहीं पर आप कहीं नीचे लिख देना भाई, अंकों का योग मतलब x और y का जो योग है वो कितना है, 12 है। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। आइए इसको सॉल्व करके हम समीकरण 2 भी तैयार कर लेते हैं। तो ये 10x है, ये x को इधर ले आएंगे तो माइनस का x होगा, प्लस में y, ये 10 इधर आएगा तो माइनस का 10y होगा, इक्वल के बाद क्या बचा, केवल 18 जो कि प्लस में है। तो 10 में से एक x घटाएंगे तो 9x होगा, और यहाँ पर y में 10 को घटाएंगे तो माइनस का 9y आएगा, इक्वल का 18। 9 को कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इक्वल का क्या होगा, 18। 9 दूनी 18, x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 2 होगा। और ये हमारा बनेगा समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1। समीकरण 1 में देखिए, नहीं समीकरण 2 बनेगा। ये प्लस y है, या माइनस y है, तो सीधा समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, x प्लस वाई है इक्वल में 12, आगे क्या है, x माइनस वाई इक्वल में कितना है, 2 है। इसको जोड़ेंगे यानी कि वैसे अपना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस है कट जाएगा या घट जाएगा। x में x को जोड़ेंगे 2x, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 होगा। x बराबर 14, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 2 का नम 2, 2 7 कितना होगा, 14। x बराबर कितना होगा, 7/1 यानी कि क्या होगा, 7 होगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान आप समीकरण 1 में या फिर 2 में रखकर y का मान निकाल सकते हो। तो x का मान हम इसी में रखते हैं क्योंकि ये नज़दीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, क्योंकि कैमरे में भाई ये वाला दिखाई भी दे रहा है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में रखो या 2 में रखो आंसर सेम ही आएगा रखने पर। तो x की जगह पर कितना है, 7 है, यहाँ पर 7 करेंगे, माइनस का y इक्वल में 2, ये माइनस का y होगा इक्वल में 2, 7 इधर आएगा माइनस का 7, माइनस y इक्वल में माइनस का 5, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः भिन्न। अतः भिन्न, भिन्न क्या था, x बटे वाई था, लेकिन यहाँ पर भिन्न नहीं पूछा है, यहाँ पर संख्या पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः संख्या। क्या लिखेंगे, अतः संख्या या फिर संख्याएं। संख्या क्या था हमारा भाई, जो शुरू में सबसे था, देखिए संख्या यहाँ पर, यहाँ से सवाल सॉल्व किए, संख्या क्या था, 10y प्लस का x था, तो वही यहाँ पर लिखेंगे, क्या है, 10y प्लस का x। तो यहाँ पर 10y, y की जगह पर कितना 5, x की जगह पर कितना 7, तो ये हो जाएगा 10 × 50 प्लस में 7, 50 7 हो जाएगा 57, 50 7 कितना हो जाएगा 57, और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर तीसरी थी, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई समय लग रहा है क्योंकि भाई देखिए 6 नंबर की सवालें हैं। यूपी बोर्ड में ये सब सवालें 6 नंबर की आती हैं, अदर बोर्ड में भी आती हैं भाई, एनसीईआरटी से है तो भाई पूरे भारत के लिए है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट 6 नंबर का है, इसलिए समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई एग्जाम में अगर अच्छा नंबर हासिल करना है ना तो आपको समय देना पड़ेगा। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर तीसरी है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जो आपके सामने है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके से आपको हम 2 सवाल बताएंगे, आप इन 2 सवाल को अच्छे से देख लिए। ये सवाल आपको भाई 2 नंबर वाले में बहुत ज़्यादा करके पूछता है, 2 नंबर वाले में। और देखिए 2 नंबर वाली सवाल ही भाई कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछ लेते भाई, वो तो सौभाग्य की बात है कि हाँ 2 के बजाय 4 नंबर मिल जाए। बाकी यहाँ पर देखिए भाई 2 नंबर भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p, x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो हमें p का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले द्विघात जो समीकरण दिया है, यहाँ पर जो दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है, x² - 2x प्लस का है, x² + 2x - p = 0 है। अब उसके बाद क्या बोला है, एक मूल -2 है। मूल का मतलब क्या होता है, x का मान, मतलब ये गुणनखंड जैसे लग रहा है, इसमें से x का 2 मान निकलेगा, क्योंकि कोई भी गुणनखंड हो उसमें 2 मान निकलता है। उसी में से x बराबर कितना है, 1 -2 है, तो हमें p का मान निकालना है। तो x की जगह -2 रखो स्क्वायर, प्लस में 2 गुणे x की जगह पर कितना -2, बीच में इंटू माना जाता है, -p = 0। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4, ध्यान देना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। इसका गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -p = 0। ये 4 प्लस में है, माइनस में घट के 0 आएगा, -p = 0। भाई 0 से कोई वैल्यू नहीं हटा दीजिए तो -p = 0 होगा। इक्वल की बात तो हटाना मत, क्योंकि भाई यहाँ पर वैल्यू
हटेगा, लेकिन यहाँ पर हटा देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये p माइनस इधर आ जाएगा -0, p बराबर 0 तो 0 ही होगा, यानी कि p का मान पूछा है, p का मान कितना है 0 है। OMR सीट पर भी इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही आपकी ये भी सवाल है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस में 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं, दो मूल समान है या फिर बराबर बोले और p का मान हमें ज्ञात करना है। जब समान बोले या फिर बराबर बोले तब कैसे करना है आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण को लिखेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कितना है, px² माइनस में 2√5 px प्लस का 15 बराबर कितना होगा 0 होगा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इसकी तुलना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसकी तुलना करना पड़ता है। इसकी तुलना ax² प्लस में bx प्लस c = 0 से करने पर ये हो जाएगा इतना, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करना पड़ता है। देखिए x² के साथ यहाँ पर क्या है, a है, और यहाँ पर x² के साथ p, मतलब a बराबर p हो गया। b बराबर x के साथ है b प्लस का b, तो b बराबर, और यहाँ पर x के साथ क्या है, ये इतना कुछ है, यानी कि माइनस है 2 है √5 है p है, और c है अचर, यहाँ पर c कितना है 15 है, c बराबर प्लस का 15 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब भी मूल समान हो या फिर बराबर हो तो यहाँ पर विविधकर वाला फार्मूला लगता है, यानी कि यहाँ लिखेंगे समान मूल के लिए, समान मूल के लिए जो फार्मूला होता है, ध्यान देना, b² माइनस 4ac = 0 होता है। क्या होता है, b² माइनस 4ac = 0 होता है। इसी को हम लिख सकते हैं b² बराबर 4ac, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 0 का मतलब वैसे भी कुछ नहीं होता है। b की जगह पर क्या रहेगा, -2√5 p होल स्क्वायर। यहाँ 4 इंटू a की जगह p करेंगे और c की जगह 15 करेंगे। कितना करेंगे, 15 करेंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणे में, √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5 बाहर आ जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो p² होगा। ये हो जाएगा 15 चौको 60, या रहने तो 4 गुणे p गुणे 15। p² का मतलब 2 बार p है तो स्क्वायर को हटा दो और यहाँ से एक p हमारा कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, क्योंकि जब इक्वल लगाओ और इंटू में ही हो तो सामने सामने कटते हैं, और इंटू में ये ऊपर नीचे कटता है, लेकिन इक्वल हो तो सामने सामने कट जाता है। और ये 5 का नाम 5 होगा, पंत यही 15, मतलब यहाँ काटने के बाद केवल p बचा है और यहाँ सब कटने के बाद केवल 3 बचा है, यानी कि p बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। p का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। आइए, ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी। हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं जो आपके सामने है भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करिए और x के दोनों मान निकाल दो, वही है यहाँ पर मूल। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए हम यहाँ पर सॉल्व डालते हैं, और सबसे पहले जो समीकरण है इस समीकरण को नोट करेंगे, जो कि आपको बता दें भाई, ये जो आपके सामने सवाल है ना, ये एनसीईआरटी बुक उठाकर देखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में मिलेगा, और याद रखना एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन एग्जाम में उठाया जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण कितना है, 2x² है, माइनस का 5x है, और प्लस का 3 इक्वल का क्या है, 0 है। अब यहां पर वही नियम करेंगे भाई, आदि अंत का गुणा करेंगे, खंड 2 बनाएंगे, तो ये 2x² होगा, माइनस ब्रैकेट लगाओ, तो आदि अंत का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने पर 5 आए, तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 कर दो, 3x प्लस में 2x, और ये 6 भी हो गया, और 3 2 5 भी हो गया, प्लस का 3 = 0। ये होगा 2x² माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x होगा, पीछे प्लस का 3 है = 0। माइनस का गुणा केवल इसी में कराएंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट में है उसी में कराना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन x हो रहा है, केवल x हो रहा है, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, माइनस x कॉमन हो गया, 3 बचा। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो -1 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन में चला गया 2x। देखिए यहाँ पर 2 की गुणा में 1 हम कर सकते हैं, ये मत सोचना कि यहाँ से भाई 1 चला गया तो 1 ही बचेगा, ऐसा नहीं है। 2 का मतलब है कि 2 गुणे 1, तो ये वाला 1 गया है और 2 बचा है, माइनस चला गया बाहर, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस होगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए।
यहाँ पर 3 बचेगा इक्वल 0। ये दोनों मैच कर रहा है, जो दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है उसमें हम एक में कर लेंगे उसे, जो बाहर है उसको भी हम एक में करेंगे, इक्वल का क्या हो जाएगा 0। अब जो है x माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे, ये माइनस में है इधर ले आओ प्लस का 1 हो जाएगा। हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, अगला लेंगे, जैसे इसको लेकर बराबर में 0 किए थे वैसे इसको ले लो, 2x माइनस 3 इक्वल का 0 हो जाएगा। 2x बराबर ये माइनस में इधर आएगा प्लस होगा, x बराबर 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। लास्ट में लिखेंगे अतः मूल, मूल कितना है 1 तथा अगला क्या है 3/2, 1 तथा 3/2 होंगे या फिर हैं। इसके मूल कितना हो गया भाई 1 और 3/2 होगा। यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने दिया है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं तो हमें इतने का मान निकालना है। देखिए अगर इतने का मान निकालना है तो यहाँ साइड में देखिए a² b प्लस में b² a मतलब अल्फा बीटा है। अगर अल्फा बीटा कामन ले ले तो यहाँ पर अल्फा बचेगा, यहाँ पर बीटा बचेगा, मतलब अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये क्या है पता है, ये हमारा है मूलों का योग है। मूलों का योग क्या होता है माइनस यक्स का गुणांक, क्या होता है माइनस यक्स का गुणांक, जो कि आपको चैप्टर 2 में मिला था, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में क्या होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस यक्स का गुणांक, तो यक्स के गुणा में कितना है माइनस का 3, यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है तो 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है अल्फा गुणे बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद, अचर पद कितना है, अचर पद कितना है भाई, अचर पद मतलब जिसमें यक्स नहीं ना हो यानी कि 5 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 5/2। यहाँ पर नीचे क्या करेंगे हम लिखेंगे, अब ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा, इसको आगे करेंगे तो अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारा बचेगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा कितना आया है, अल्फा बीटा यहाँ पर देखिए 5/2 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2 है, ये होगा पंक्ति 15, 2 दूनी 4 यानी कि 15/4, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, 15/4 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 9वीं है वो हमारे सामने है। ये बोला है भाई मूलों के, देखिए समीकरण दिया है, फिर बोला है मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ से क्या चाहिए, मूल चाहिए, तो मूले के व्युत्क्रम का योग। देखिए यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसमें से हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, वही मूलों का योग। मूलों का योग क्या होगा, यक्स का गुणांक, जैसे इसके पहले किए थे, और बटे में क्या होगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस यक्स का गुणांक कितना है -7 है, तो यहाँ -7, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है कुछ भी नहीं है, तो हम 1 करेंगे तो ये प्लस का 7/1 यानी कि केवल 7 आएगा। अगला यहाँ पर निकालेंगे अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा अचर पद पूरे के बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है, अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो यानी कि प्लस का 12 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक इसके गुणा में 1 है, बराबर का 12, बराबर का 12। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लास्ट में अतः, क्या बोला है मूलों के व्युत्क्रम, जैसे मान लो इसमें मूल क्या है भाई अल्फा और बीटा मूल हैं, तो मूलों का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/अल्फा 1/बीटा और इसका योग, इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे अल्फा बीटा होगा यानी कि बीटा प्लस अल्फा, आगे पीछे करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 है, अल्फा बीटा कितना है 12 है, यानी कि 7/12 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, 7/12 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल वो कितना है 306 है। इनमें पूर्णांक को हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा भाई, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होंगे वो होगा धनात्मक पूर्णांक, क्रमशः एक यक्स होगा और इसके जस्ट आगे वाला क्या होगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो यक्स +1 है। अब उसके बाद क्या है प्रश्नानुसार,
क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार बोला है इनका गुणनफल, मतलब यक्स का और यक्स प्लस 1 का जो गुणनफल है वो 306 होगा। यक्स का गुणा कराएंगे यक्स स्क्वायर, यक्स इकन्नम यक्स इक्वल का 306, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये इधर आएगा माइनस में 306 इक्वल का 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 306 का खंड करेंगे जब आप, तो ये बनेगा 18x माइनस में 17x, लासा करके आप लोग करिएगा तो आ जाएगा, माइनस का 306 इक्वल का 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस में ये होगा 18x माइनस का 17x, माइनस में है 306 इक्वल का 0। इन दोनों में यक्स कॉमन हो रहा है तो यक्स लेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 18 बचेगा। इसमें दोनों में माइनस 17 लेंगे तो यक्स माइनस बाहर जाएगा प्लस 17 से, मतलब इसमें भाग दोगे तो ये 18 आएगा यहाँ पर इक्वल 0। दोनों मिल रहा है तो यक्स प्लस 18 एक में कर लेंगे और यक्स माइनस 17 हम एक ब्रैकेट में करेंगे इक्वल का 0। यहाँ से यक्स का मान निकालोगे तो ये माइनस में है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। माइनस वाला हमारा अमान्य होता है, मतलब माइनस वाला यूज नहीं करना है। तो यक्स का मान कितना आ गया, 17 आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो क्रमागत संख्याएं, अतः दो क्रमागत संख्याएं, कितना है, दो क्रमागत संख्याएं। देखिए यक्स की जगह पर 17 रखेंगे तो 17 ही आएगा, और यहाँ पर 17 करेंगे 17 क्या हो जाएगा, 18 होगा, 18 ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। यही 17 और 18 होंगे जिनका गुणा 306 आएगा, जो कि काफ़ी आसान था ये भी, और आपकी समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं, जो कि भाई आज की इस वीडियो में हम टोटल जो है 20 सवाल देखने वाले हैं। कितनी सवाल देखने वाले हैं, 20 कह रहे हैं 15 सवाल देखने वाले हैं, जो कि भाई आपके थंबनेल पर ही लिखा था। अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 10वीं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पर आधारित है। क्या बोला गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। रोहन की माँ उससे, मतलब जो है रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु पता है भाई 26 वर्ष बड़ी है। अगर हम रोहन की आयु यक्स मान लें, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु यक्स वर्ष है, यक्स वर्ष है, तब उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 26 वर्ष होगी। कितना होगा, यक्स प्लस 26 वर्ष हो, क्योंकि भाई 26 वर्ष बड़ी है। फिर बोला है उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, मतलब 3 वर्ष पश्चात जाना है। तो जो यक्स है 3 वर्ष पश्चात जाएंगे तो यक्स प्लस 3 होगा, और यहाँ जो यक्स प्लस 26 है 3 वर्ष पश्चात होंगे तो 3 इसमें जुड़ेगा। अब इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। अब यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे, और यक्स का मान निकालेंगे तो वही हमारा रोहन की आयु आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 3 होगा, ये होगा यक्स प्लस का 29 बराबर का 360। हम यक्स का गुणा कराएंगे यक्स प्लस 29 प्लस 3 का गुणा कराएंगे यक्स प्लस 29 इक्वल में 360, इक्वल में 360। यक्स का गुणा कराएंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा कराएंगे 29 यक्स प्लस 3 का गुणा कराएंगे 3 यक्स प्लस 3 का गुणा कराएंगे 3 9 27 हासिल 2 3 दूनी 6 2 87 हो जाएगा बराबर में 360। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 29 में 3 जोड़िए तो 29 3 32 यक्स होगा प्लस में 87, 360 को इधर ला लेंगे माइनस में 360 होगा इक्वल का 0 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 32 यक्स, इसको जब हम घटाएंगे 360 में 87 तो उधार लेंगे 10 होगा, 10 में 7 गए 3, यहाँ 5 बचेगा 15 होगा, यानी कि 8 7 2 273 होगा। कितना होगा, 273 होगा इक्वल में 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, फिर से गुणनखंड, यहाँ देखिए सॉल्व किए क्योंकि यहाँ पर इक्वल में 360 था, अब 0 हो गया तो अब इसका फिर से गुणनखंड करिए ताकि यक्स का मान निकल आए। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 273 का लासा लेंगे, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 39 7 बनेगा शायद। चलिए चेक कर लेते हैं 273 का, तो 3 से कटेगा 3 9 27, 3 का नाम 3, फिर 7 से कटेगा 7 का नाम 7 7 21, फिर 13 से कटेगा तो आएगा ये 13 या 39, 39 में अगर हम 7 घटाएं तो 32 आ जाएगा। तो 39 यक्स माइनस में 7 यक्स होगा, माइनस का 273 इक्वल 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 39 यक्स माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 7 यक्स माइनस 273 है इक्वल का 0। इन दोनों में से यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस का 39, इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन लेंगे यक्स प्लस 39 इक्वल का 0।
और उसके बाद जो है यक्स प्लस का 39 होगा, ये दोनों हो जाएगा भाई यक्स माइनस 7 इक्वल का 0। यक्स माइनस 7 इक्वल 0, यक्स बराबर ये -7 है, इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। यक्स प्लस 39 इक्वल का 0, यक्स बराबर ये प्लस में 39 है, इधर आएगा तो माइनस का 39 हो जाएगा। कितना होगा? माइनस का 39 हो जाएगा। लास्ट में देखिए ये माइनस वाला क्या होता है भाई? अमान्य हो जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे अतः रोहन की आयु, अतः रोहन की आयु, रोहन की आयु यक्स माने थे तो यक्स की जगह कितना हो जाएगा? 7 वर्ष। रोहन की आयु 7 वर्ष होगी। और उसकी माँ की आयु कितना होगा? और उसकी माँ की आयु, माँ की आयु क्या है? माँ की आयु कितना भैया? यक्स प्लस 26 है, तो यक्स प्लस 26 का मतलब 7 प्लस 26 मतलब कितना हो जाएगा? 33 वर्ष। माँ की आयु कितना है? 33 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। खैरहाल यहाँ पर हमें रोहन की ही आयु पूछा है, माँ की आयु नहीं पूछा, बाकी निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही हमारी सवाल नंबर भाई 10वीं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11वीं जो है आपके सामने है, जो कि ये सवाल जो है आपको भाई 22 में, 24 में कई बार ये पूछा गया। 22 में पूछा था, 24 में पूछा था, तो हो सकता है 24 के बाद 25 छोड़कर 26 में फिर से ये पूछे, और ऐसे करके भाई पूछ सकता है इस मॉडल से। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए एग्जाम में ये सब सवाल एनसीईआरटी हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आप इस सवाल को समझ लेते हैं तो मान लो अगर अंक बदल कर भी आता है तो आप उस सवाल को आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण कितना है? √3x² माइनस का 11x प्लस में 8 √3 इक्वल का 0। यहाँ पर भी आदि अंत का गुणा करेंगे, तो आदि का मतलब पहले, अंत का मतलब लास्ट वाले का। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर बाहर कुछ नहीं, 1 मानेंगे तो 1 8 8 होगा। √3 का 3 से कराएंगे, बाहर होगा 8 3 24 हो जाएगा। तो √3x² माइनस, इसका जब लासा निकालोगे तो 24 का, तो 2 बारह में 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का नम 3, तो ये आएगा 24 हुआ है। तो 2 से 2 का नम, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का नम 3, तो 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ 2 दूनी 4, 6 4 10 नहीं बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा। 8x प्लस में क्या होगा? 3x हो जाएगा, प्लस का 8 √3 इक्वल 0। तो ये हो गया √3x² माइनस 8x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस में क्या होगा? 8 √3 इक्वल 0। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या? चेक करो। तो इन दोनों में कॉमन तो भाई कुछ नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं। अच्छा, इसमें क्या कॉमन होगा? इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें जो कॉमन होगा, एक काम करिए, इस √3x² को रहने दो, 3 को आगे कर दो और इसको पीछे कर दो, क्योंकि दोनों माइनस में ही है, प्लस का 8 √3 इक्वल 0। अब इन दोनों में 8 कॉमन हो जाएगा, इसमें √3 कॉमन ले लेंगे। जब हम √3 कॉमन लेंगे और यक्स भी, तो √3 बाहर गया, यक्स बाहर गया, तो एक यक्स बचा, माइनस 3 का मतलब होता है कि ये रूट में 3 बार, मतलब √3 2 बार रहेगा, गुणा कराने पर 3 आएगा, तो एक बार कॉमन में आया तो एक बार बचा है, तो रूट का 3 बचा है, यक्स तो बाहर निकल गया। इसमें से -8 कॉमन लेंगे तो यक्स बचेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस करिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। 8 कॉमन लिए तो यहाँ √3 होगा, इक्वल का क्या होगा? 0 होगा। इन दोनों को एक में कर लो और जो बाहर है उसको एक में कर लो, √3x माइनस का 8 इक्वल का 0। तो यहाँ पर पहले ये वाला लेंगे, √3x माइनस 8 इक्वल 0, तो ये होगा √3x बराबर 8, इधर आ जाएगा प्लस में, x बराबर 8, √3 पक्षांतर करेंगे तो कहाँ आएगा? बटे में हो जाएगा। x माइनस का कितना है? √3 इक्वल का 0, x बराबर क्या होगा? रूट का 3 होगा। हमसे क्या पूछा था कि मूल बताइए, अतः मूल x बराबर 8/√3 और x बराबर √3, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। जो कि ये सवाल नंबर हमारी 12वीं है। आइए हम देखते हैं, 11वीं नंबर है। आइए हम देखते हैं भाई सवाल नंबर 12वीं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर 12, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। दिया है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात किया गया है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे भाई? पहले बड़ी संख्या को मानते हैं। माना जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या यक्स है। बड़ी संख्या कितना है? यक्स है। फिर उसके बाद क्या बोला है? अंतर वाले को भी छोड़िए, बोला है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या यक्स है तो छोटी संख्या का वर्ग, तो यहाँ पर क्या बोला है? छोटी, बड़ी संख्या यक्स माने हैं, तो छोटी संख्या का वर्ग,
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब ये 8x है। ठीक, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या को x माने तो बड़ी संख्या का 8 गुना यहाँ पर हम कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, इनके वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। क्योंकि बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तब कितना आएगा, 180 आएगा। अच्छा, बड़ी संख्या का वर्ग कितना है, 8x है। बड़ी संख्या का वर्ग पूरा, बड़ी संख्या को छोटी नहीं भाई, बड़ी संख्या का वर्ग नहीं मालूम है, तो बड़ी संख्या कितना है, x है, तो x का वर्ग होगा। बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या x स्क्वायर लगा है, माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग ही पूरा 8x है। यहाँ पर होल स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग ही 8x है। बराबर में कितना है, 180 है। तो x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर ला लो तो हो जाएगा 180 इक्वल का 0 हो जाएगा। अब पहले यहाँ x का मान निकालिए, फिर आगे हम देखेंगे। तो x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 18 और 10 का, तो 18x माइनस का 10x, 18 में 10 गए 8 आ जाएगा, माइनस 180 इक्वल का 0। x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल का 0। ये दोनों में x कॉमन लेंगे, x माइनस 18 होगा, फिर दोनों में 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 18 इक्वल का 0 हो जाएगा। x माइनस 18 होगा, ये x प्लस 10 है तो x प्लस 10 इक्वल का 0 हो गया। तो x प्लस 10 इक्वल का 0, x बराबर माइनस का 10 होगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x माइनस 18 इक्वल 0, x बराबर 18 होगा, x बराबर कितना होगा, 18 हो जाएगा। ये हो गया x बराबर का 18। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाला क्या होगा भाई, अमान्य हो जाएगा, ध्यान देना। x बराबर हम मान के चलेंगे कि 18 आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, दोनों हमें संख्याएं बताना है। तो बड़ी संख्या कितना आ गया, 18 आ गया है। छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यानी कि 8x है ना, यही तो है ऊपर। यहाँ देखिए ना, छोटी संख्या का वर्ग वहाँ पर स्क्वायर के रूप में दिखा दिए यहाँ पर, और 8x ही तो है, यहाँ पर 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8x ही है। तो ये हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग 8 गुणे x की जगह पर 18 होगा, x की जगह पर 18 होगा ना, x की जगह पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये होगा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 18 × 144, 18 × क्या होगा, 144 होगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या जो निकल कर आएगा, छोटी संख्या है, इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा जो कि रूट के साथ प्लस और माइनस लगता है, तो ये प्लस माइनस का 12 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्याएं, क्या लिखेंगे, संख्याएं। अतः तो संख्याएं में क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या क्या है, 18 है, जो कि बड़ी संख्या x माने हैं तो 18 है। छोटी संख्या एक बार प्लस का 12 लेंगे या फिर 18 के साथ हम माइनस का 12 लेंगे, यही हमारा हो जाएगा अंतर, मतलब संख्याएं हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। ये सवाल नंबर 12 थी जो कि चैप्टर 4 से लिया गया है। अब आइए कुछ सवाल हम देख लेते हैं भाई चैप्टर यानी कि 5 से, जो कि समांतर श्रेणी से, और समांतर श्रेणी से भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई एग्जाम में उठाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में भाई आप सभी को जो है समांतर श्रेणी के 2-3 सवाल बताएंगे जो कि काफ़ी आसान सवाल हैं, जो कि विकल्प में मॉडल से हैं। बाकी जिसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी कि अगला पार्ट जब आएगा तो उसमें आपको समांतर श्रेणी के और इसके बाद त्रिकोणमिति और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। ऐसे ही हम लोग आपको लगभग 10 या 15 ज़्यादा से 10 वीडियो में, 10 वीडियो के अंदर, जो कि वीडियो की लेंथ भाई 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे तक हो सकती है, इस आपको लगभग 10 वीडियो में पूरा कक्षा 10 की गणित जितना है ना भाई समाप्त कर देंगे, मतलब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी है, -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, में सार्वंतर बताओ। सार्वंतर हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना है। पीछे कितना है, -1, आगे वाला घटा दो यानी कि -5 को घटाना है। तो ये होगा -1 माइनस माइनस प्लस का 5, 5 में 1 घटा दीजिए 4 आएगा, यानी कि प्लस का 4 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ -4 देकर कंफ्यूज करता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी माइनस और माइनस पहले से भी है, तो प्लस का 4 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर में आपके जो सवाल है, यहाँ पर देखिए दिया श्रेणी दिया है और 20वां पद पूछा है। तो सबसे पहले प्रथम पद a बराबर कितना है, 10। सार्वंतर d बराबर क्या आएगा, पीछे से आगे वाला घटाएंगे, मतलब 7 में से आगे वाला घटाएंगे माइनस का 10, 7 में 10 हो जाएगा घटेगा, ये होगा माइनस का 3। 20वां पद ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 20वां पद क्या होगा, a प्लस का 19d,
तो ए कितना है 10 प्लस में 19 गुणे डी कितना है -3, तो ये होगा 10 प्लस में 19 3 का 57 जो कि -57 होगा। 10 माइनस का 57 ये हो जाएगा -47, ये हो जाएगा -47, ये हो गया -47। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर जो है समांतर श्रेणी 4 कामा 9 कामा 14 कामा डैश डैश 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो ए बराबर का 4 डी बराबर का पीछे वाले में से आगे वाला घटेगा, तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। 9 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। बोला है 210 का अंत में 10वां पद बताइए। तो ये लास्ट में है तो इसको यल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? यल बोलेंगे। यल कितना है 254 है, अंत में है ना। ये पहला पद सार्वंतर निकलता है और जो लास्ट में हो उसको अंतिम पद यल से दिखाते हैं। प्रथम पद को ए से, सार्वंतर डी से, अंतिम पद को यल से। बोला है अंत से 20वां पद बताइए। तो अंत से 20वां पद इसका फार्मूला होता है अंत से के लिए यल माइनस 20 बोला है तो 19D। हमेशा ध्यान देना, अंत से बोलेगा तो यल माइनस डी होगा। तो 20 बोला है 19, 18 बोलेगा 1 कम 17 कर दीजिए। तो यल कितना है 254, 19 गुणे डी कितना है, डी हमारा है 5, तो ये होगा 254, 19 बचे कितना हो जाएगा 95। तो 254 में 95 को घटाइए तो उधार लेंगे 14 होगा, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर बचा 4, उधार लेंगे 14 होगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 9 5 14, 5 आएगा 159, जो कि ऑप्शन में नहीं है क्या। यहाँ पर देखिए भाई ये सवाल थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 253 रहेगा, बुक में जो है 253 है, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए कहाँ गई भाई सवाल जो है, ये देखिए यही है, थोड़ा देख ले सवाल को मिला ले। तो यहाँ पर देखिए भाई इसको 54 ही रहने दो। ए बराबर 4 हो गया, डी बराबर कितना आएगा 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो गया, कोई बात नहीं। यल कितना है 254 है, अंत से 20वां पद, फार्मूला यही होगा ए यल माइनस में इतना ही रहेगा। ठीक, आपका फार्मूला भाई अंत से 20वां, अंतिम से पूछा है तो अंतिम के लिए जो फार्मूला है यही यूज करना है, अंतिम से जो यूज करना है यही हमारा यूज करना है। तो 19 बच्चे क्या होगा 5 45, 5 का नाम 5 9 सही है। 254 में हम 95 को घटाएंगे, उधार लेंगे 14 होगा, 14 में से अगर हम 5 को घटाएं तो 9 आएगा, यहाँ पर 4 बचा, उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से अगर 9 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 5 आएगा और ये 1 आएगा, यानी कि 159 आएगा। इसका जो आंसर आएगा ये 159 ही आएगा, जो कि ऑप्शन भाई लगता है गलत लिख उठा है, ध्यान देना। यहाँ पर देखिए भाई मिस्टेक यहाँ से हो रहा है ना, 10वां पद पूछा 20वां निकाल देना, तो यहाँ पर 9 ही रहेगा, 9 पचे 45 होगा, अब आ जाएगा आंसर। तो अब कितना 254 में हम 45 को घटाएंगे तो 9 0 2 209, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब आपके समझ में आ गया होगा, ये घटाने पे कितना आएगा 209 आएगा। यहाँ 10वां बोला था, हम बार बार 20वां निकाल रहे थे। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफी आसान था। 15 सवाल आज की इस वीडियो में बताए हैं। 15 सवाल भाई अगर आप पढ़ लेते हैं तो कंफर्म करें कि इसमें से आपकी कुछ ना कुछ सवालें तो एग्जाम में आएंगी ही, और बाकी सभी अगर 10 पार्ट को देख लेते हैं, 10 पार्ट बनाएंगे जिसका एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उन 10 पार्ट को देखिएगा, आपका पूरा ऑल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि सभी वीडियो भाई 1-1 घंटे के रहेंगे। आप जाइए देखिए, जितना हो सके जल्दी देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।